आज हम ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें ग्रामीण सामाजिक समस्याओं में एक समस्या है ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण निर्धनता। आज हम ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण निर्धनता पर बात करेंगे। ग्रामीण सामाजिक समुदाय तब से सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है जब से इस देश पर बाह्य आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और इस देश की संपदा को वो छीनकर लड़ाई के माध्यम से आपके आर्थिक व्यवस्था को छिन्न कर आपका धन धान्य लेकर गए। हमारे देश में ये माना जाता है कि ग्रामीण समाज बाह्य आक्रमण के पूर्व बहुत समृद्ध था। भारतवर्ष के बारे में ये कहावत है कि यह सोने की चिड़िया था। आज भारतवर्ष में ग्रामीण समाज गरीबी का बहुत प्रमुखता से सामना कर रहा है। वर्तमान युग औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण का युग है और इस युग में शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय और अपनी आर्थिक प्रगति के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं, पर ग्रामीण अंचल के लोगों को अभी भी इन सब का लाभ नहीं मिल पा रहा है और उसके परिणाम स्वरूप गांव में आज भी गरीबी देखने में आती है। और ग्रामीण गरीबी अन्य दूसरी प्रकार की समस्याओं के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि गरीबी वह समस्या है जब हम अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाने के कारण हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और यह जीवन में दूसरी प्रकार की और समस्याओं को पैदा करने के लिए गरीबी उत्तरदायी हो जाती है। भारतवर्ष में निर्विवाद रूप से यह तथ्य है, स्पष्ट है कि ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा भी ग्रामीण अंचल के लिए अलग से बहुत सारी विकास योजनाएं लागू की गईं। मनरेगा का बहुत प्रमुख स्थान है, जिसमें न्यूनतम कुछ दिनों के लिए, साल भर में निर्धारित दिनों के लिए अनिवार्य रूप से मजदूरी दी जाती है, काम दिया जाता है, स्थानीय स्तर पर काम कराया जाता है ताकि लोगों के पास धन आए और वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मूलभूत आवश्यकताएं वर्तमान समय में पूरा करना विशेष बात नहीं है, परंतु मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त एक अच्छा जीवन, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, यह अधिकार भी हमारे देश के ग्रामीण लोगों का है। मनरेगा जैसी और योजनाओं के परिणाम स्वरूप जो ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही हैं, उससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो रही है, पर उनका जीवन स्तर अच्छा, उन्नत, ऊंचा नहीं उठ रहा है, जिसमें उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, उनके बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके। वर्ष 2007 में 35% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही थी। निर्धनता की जो सीमा रेखा है वह एक ऐसी दशा को स्पष्ट करती है जिसमें व्यक्ति अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। सरकारी आंकड़ों के अनुसार निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे के परिवार वह हुए जिनकी वार्षिक आय 11,000 रुपये से कम है, और सरकारी आंकड़े जो 35% ग्रामीण लोगों को गरीबी रेखा के नीचे बताते हैं 2007 में, अगर वास्तविक रूप में
ग्रामीण लोगों में जाकर देखा जाए तो वह लोग जिनके पास भूमि नहीं है, जो मजदूरी पर ही आधारित हैं, या सीमांत कृषक हैं जिनके पास बहुत कम भूमि है, वह बहुत दयनीय स्थिति में है। गोडार्ड ने यह स्पष्ट किया, लिखा उन्होंने कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति या उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गोडार्ड कहते हैं कि गरीबी का तात्पर्य है स्वास्थ्य और कार्यकुशलता संबंधी उनकी आवश्यकताओं को पूरा ना हो पाना, उनकी आय कम होना। मैं इसमें शिक्षा को भी शामिल करता हूँ। जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलना भी उनका अधिकार है, ताकि वह देश के समझदार नागरिक के रूप में तैयार हो सके और अपने सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा कर सके। और गरीबी इसमें बाधक है। निर्धनता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें 3 तत्वों का समावेश है: न्यूनतम जीवन स्तर, व्यक्ति पर आश्रित सदस्यों की संख्या और बाजार भाव। न्यूनतम जीवन स्तर का तात्पर्य यह है कि हम ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति को पौष्टिक आहार, उसके स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं, शिक्षा, आवास, ये उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी बात है व्यक्ति पर आश्रित सदस्यों की संख्या। परिवार की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, एक माता और पिता के कितने बच्चे होने चाहिए, यह एक विचारणीय प्रश्न है। और वर्तमान समय में तो इस पर इसलिए और विचार किया जाना आवश्यक है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और अगर जनसंख्या की वृद्धि दर को हमने ठीक प्रकार से नियंत्रित नहीं किया तो जनसंख्या विस्फोट हमारे देश के लिए एक बहुत विकराल समस्या लेकर आएगा कुछ समय पश्चात। और ग्रामीण अंचल में यह समस्या ज्यादा देखने में आती है। एक माता पिता के 5, 6, 8, 10 तक के बच्चे भी होते हैं। हम दो और हमारे दो वाली बात ग्रामीण अंचल पर आज भी लागू नहीं है। और अगर ये लागू हो तो स्वाभाविक रूप से अगर उनकी आय कम भी है तो उस कम आय से वे अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। आय भी कम, बच्चों की संख्या भी अधिक, तब समस्या होती है। और अगली बात है जो है तीसरी बात, बाजार भाव। हमेशा आय की गणना उसी आधार पर होनी चाहिए कि उसकी बाजार की क्रय शक्ति कितनी है। हालांकि ग्रामीण अंचल में लोगों की आवश्यकताएं सीमित है, कम है। उस सीमित आवश्यकताओं में भी उनमें संतुष्टि का भाव भी होता है, पर वो संतुष्टि उनके विकास में बाधक नहीं होनी चाहिए। इसलिए ग्रामीण अंचल में गरीबी को दूर करने के लिए और प्रयास किए जाने आवश्यक है। ग्रामीण निर्धनता के कारण कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे कारण है ग्रामीण निर्धनता के, जिस पे हम क्रमशः चर्चा करेंगे। पहला कारण है सामाजिक कारण। ग्रामीण गरीबी के सामाजिक कारण के अंतर्गत जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, शिक्षा की दोषपूर्ण व्यवस्था, कर्मकांड आदि को शामिल करते हैं। जाति भारतवर्ष में सामाजिक संस्तरण का महत्वपूर्ण आधार है। जाति के आधार पर जन्म, अधिकार, कर्तव्य,
व्यवसाय सब निर्धारित हो जाता है और व्यक्ति को उसके जीवन काल में उसकी जाति बदलने का कोई अवसर नहीं है, जातिगत व्यवसाय बदलने का कोई अवसर नहीं है। और शहरी अंचल में तो बदले जा रहे हैं, लोग अपनी स्वतंत्रता से अपनी इच्छा का काम करते हैं। ग्रामीण अंचल में आज भी ये प्रतिबंध देखने में आते हैं और जाति व्यवस्था ग्रामीण अंचल में उनके आर्थिक विकास में बाधक की भूमिका अदा करती है। संयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय समाज का प्रमुख आधार है। ये बहुत आदर्श व्यवस्था है, इसने बहुत भारतीय समाज का भला किया है। संयुक्त परिवार वह परिवार व्यवस्था है जिसमें अनेक पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। ग्रामीण अंचल में आज भी संयुक्त परिवार देखने में आता है, पर संयुक्त परिवार का एक दोष यह है कि यह अकर्मण्यता को बढ़ाता है। आप काम करें ना करें, परिवार आपकी देखभाल करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान के परिवर्तन को संयुक्त परिवार हतोत्साहित करता है और आर्थिक विकास के लिए, अवसरों की खोज के लिए स्थान परिवर्तन करना आवश्यक है। तो संयुक्त परिवार व्यवस्था जो समाज में विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए प्रतियोगिता में जाने की बात है, उससे रोकती है, प्रतियोगिता की ओर धकेलती नहीं है। अगला है शिक्षा की दोषपूर्ण व्यवस्था। पहले तो गांव-गांव में शिक्षा के संस्थान नहीं थे, अब सरकार ने गांव-गांव में शिक्षा के संस्थान खोले हैं, पर वहां नियमित शिक्षकों का अभाव है, भवन का अभाव है, पुस्तकें नहीं है और उस सब के कारण अनेक बार नियमित रूप से स्कूल भी नहीं लगते, शिक्षा संस्थान लगते नहीं हैं। उससे बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होने के पर्याप्त उनको अवसर प्राप्त नहीं होते। खेलकूद के संसाधन नहीं है, मनोरंजन के साधन नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई के लिए साधन नहीं है, तो खेल के मैदान की तो हम बात कर ही नहीं सकते। ये सब समस्या वहाँ ग्रामीण गरीबी को बढ़ाने में सामाजिक कारण के रूप में अपनी भूमिका अदा करती है। अगला है कर्मकांडों की प्रधानता। ग्रामीण समाज में धर्म की बड़ी प्रधानता है, धार्मिक कर्तव्यों पर लोगों का विशेष ध्यान है। धार्मिक कार्य, धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करना बुरी बात नहीं है, पर जब धर्म अंधविश्वास और कर्मकांड से जुड़ जाता है तब वह बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। मृत्यु के भोज, मृत्यु के समय में किए जाने बहुत सारे कर्मकांड, जीवन में अनेक अवसरों पर किए जाने बहुत सारे वाले कर्मकांड, जादू टोना, इस सब के परिणाम स्वरूप भी ग्रामीण समाज के व्यक्ति की आय का एक बड़ा हिस्सा उसकी मूलभूत आवश्यकताओं के स्थान पर इन धार्मिक कर्मकांडों की में व्यय हो जाता है और यह उसकी निर्धनता का एक कारण बन जाता है। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय ने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया कि गांव में कोई युवक यदि 4-5 वर्ष तक नगरीय शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह अपने कृषि कार्य में वापस नहीं जाना चाहता। यह एक ग्रामीण गरीबी का प्रमुख कारण यह भी बन जाता है। अगर ग्रामीण अंचल का व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले, शिक्षा प्राप्त करने शहर में आ जाए, तब उसका ध्यान जो है वो सरकारी नौकरी की और, छोटी नौकरी की और, प्राइवेट नौकरी की ओर चला जाता है। वह अपने ज्ञान को कृषि कार्य में नहीं लगाता। अगर वह अपने ज्ञान को कृषि कार्य में लगाए, वैज्ञानिक ढंग से खेती करे, तो वह अपने परिवार की आर्थिक प्रगति का कारक बन जाए। पर पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति वैज्ञानिक कृषि के स्थान पर, ग्रामीण अंचल में उद्योग धंधे डालने के स्थान पर, व्यापार करने के स्थान पर
शहरी क्षेत्र में रहकर छोटी नौकरी करना पसंद करता है। इससे शिक्षा का जो लाभ, शिक्षित होने का जो लाभ ग्रामीण अंचल को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अगर हम आर्थिक कारकों की बात करें तो आर्थिक कारकों में आज जो ग्रामीण अंचल का मुख्य व्यवसाय है कृषि। कृषि अब वर्षा पर तो निर्भर नहीं है, सिंचाई के पर्याप्त साधन है, पर आज भी प्रकृति पर निर्भर है। असमय हो जाने वाली बरसात खेत में खड़ी हुई फसल को खराब कर देती है और इससे हमारे देश के किसान का बहुत नुकसान होता है। गांव में जो परंपरागत उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग धंधे थे, जो गांव की निर्भरता का प्रमुख आधार थे, जजमानी सिस्टम ने गांव का बहुत भला किया था। अब ना गांव में ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधे हैं और ना जजमानी प्रथा का अस्तित्व देखने में आता है, और उसका परिणाम है कि आर्थिक कारकों से ग्रामीण क्षेत्र में आज भी गरीबी पाई जाती है। वहाँ व्यापार व्यवसाय नहीं है। सीमांत कृषकों की स्थिति ज़्यादा खराब है क्योंकि उनके पास भूमि का टुकड़ा सीमित होता है, वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता और उनको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि के अतिरिक्त अन्य काम भी करना पड़ते हैं। फिर भी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। राजनीतिक दशाएं भी ग्रामीण समाज में गरीबी के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण अंचल में आपसी लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी बहुत ज्यादा पाई जाती है। छोटी छोटी बात पर गांव के व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रभावित हो जाती है और वह न्यायालय और पुलिस के माध्यम से अपना बहुत सारा समय और धन उस लड़ाई झगड़े के निपटारे में व्यतीत करता है और वह लड़ाई झगड़ा उनकी नाक की लड़ाई होती है और नाक की लड़ाई होने के कारण चाहे वो जमीन बिक जाए, चाहे वो और गरीब हो जाए, वो उस लड़ाई को कैसे न कैसे जीतना चाहता है। ग्रामीण अंचल में अभी वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसमें पंचायतों में, सहकारी समितियों में, मंडी समितियों में सभी वर्गों के लोगों को, महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इससे उनकी राजनीतिक सक्रियता तो बढ़ी, पर ग्रामीण अंचल में आप जानते हैं जाति के आधार पर गुटबाजी बहुत पाई जाती है और यह जातिगत गुटबाजी वहाँ राजनीतिक गुटबाजी के स्वरूप में भी देखने में आती है और वह राजनीतिक सक्रियता ग्रामीण समाज में राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक कारणों से गरीबी के लिए उत्तरदायी है। बढ़ती हुई जनसंख्या की हमने इसके पहले चर्चा की थी। ग्रामीण अंचल में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। शहरी क्षेत्र का आदमी आज भी हमारे दो पर विश्वास करता है। ग्रामीण अंचल में ये विश्वास नहीं है। वहाँ तो ये भी माना जाता है कि ईश्वर की इच्छा है, उसने हाथ दिए, मुंह दिए तो वो खाने को भी देगा, और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कोई बहुत ज़्यादा विचार नहीं है, ज़्यादा सोचा नहीं जाता, और उसके परिणाम स्वरूप भी ग्रामीण अंचल में गरीबी देखने में आती है। बहुत सारे व्यक्तिगत कारण भी हैं जो ग्रामीण अंचल में गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं, और उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है शराब और अन्य प्रकार का नशा। वहाँ बड़े पैमाने पर देशी शराब पी जाती है और एक तो उनकी आय कम, और उस कम आय में से भी
उसका एक बड़ा हिस्सा शराब या नशे पर व्यय कर देना, उससे परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी बाधा उपस्थित होती है और उनका ध्यान उस तरफ नहीं है। शराब उनको गम भूलने का एक माध्यम बन जाती है। कठोर परिश्रम करते हैं, रात को शराब पी लें, सो जाए, नींद आ जाती है, तो वो वहाँ शराब बंदी होनी चाहिए। शराब पर उनका व्यय बहुत अधिक है। अगला एक अंतिम कारण है, गांव में आज भी सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी सोच पाया जाता है। जिनके पास साधन है, जिनका साधनों पर नियंत्रण है, अर्थ पर नियंत्रण है, उनकी सोच सामंतवादी है और वह गरीब को आगे नहीं आना देना चाहते, ऊपर नहीं बढ़ने देना चाहते। अगर वो बढ़ जाएगा तो उनकी सामंतवादी सोच की संतुष्टि कैसे होगी? और वह ग्रामीण अंचल में आर्थिक विकास के अवसरों को रोकने का काम करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भी ग्रामीण अंचल में गरीबी देखने में आती है और इस ग्रामीण गरीबी के बड़े दुष्परिणाम हैं। कृषि वैज्ञानिक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा कर्ज में रहते हैं, तो जो थोड़ा बहुत भी कमाते हैं वो साहूकार को ब्याज में चला जाता है। दिखावा बहुत अधिक है तो वो बहुत सारा परिणाम दिखावे में चला जाता है। बच्चों को छोटी आयु में ही वो खेत के काम और दूसरे कामों में लगा देते हैं, छोटी मजदूरी में लगा देते हैं, तो उसका परिणाम होता है कि बच्चों की शिक्षा जो है वो बाधित हो रही है। शिक्षा बाधित हो रही है तो बाल विवाह की प्रवृत्ति वहाँ देखने में आती है और अल्पायु में अगर विवाह कर दिया जाए तो उसकी अपनी बहुत सारी और समस्याएं हैं। उनके शरीर का विकास स्त्री और पुरुष के, बालक और बालिका के नहीं होता और वो वैवाहिक दायित्व निभाते हैं, उससे उनके शरीर का ह्रास होता है। अगर गर्भावस्था आ जाए तो वो स्वयं ही अभी पूर्ण विकसित शरीर नहीं है, तो वो गर्भ में जो शिशु है वो भी कमजोर जन्म लेता है और माता भी कमजोर हो जाती है। और इसलिए ग्रामीण अंचल में आज भी शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत अधिक देखने में आती है। चूंकि जीवन स्तर निम्न है, पौष्टिक आहार नहीं है, तो जब भी बीमार होते हैं तो ठीक जल्दी नहीं हो पाते। इम्यूनिटी का वहाँ एक प्रॉब्लम होती है। मौसमी बीमारियां वहाँ बहुत आती हैं, मच्छरों का भारी प्रकोप होता है और यह सब ग्रामीण निर्धनता के दुष्परिणाम हैं। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या उपाय किए गए? जो उपाय किए गए उसकी अगर संक्षेप में चर्चा करूं तो सरकार ग्रामीण अंचल में लगभग प्रत्येक गांव में स्कूल खोल दिए हैं। शिक्षा के प्रसार का लोगों को जागृत करने का अच्छा साधन है, पर उन स्कूलों में पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हों, टीचर वहां जाए, बच्चों के खेलकूद के साधन भी हो, मनोरंजन के साधन भी वहां हो, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लगभग प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। इस सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है जिससे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं वहां मिलती हैं और अगर ग्रामीण अंचल में कोई भी विशेष प्रकार की समस्या होती है तो वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता तत्काल जो है वो उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देता है और उसका परिणाम यह होता है कि वो उसका समस्या का तत्काल निराकरण होता है। एक बहुत अच्छा काम हुआ है ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जहां आज के कुछ वर्षों पूर्व तक ग्रामीण अंचल में सड़कों का अभाव था। गांव से शहर तक आना, दूसरे गांव जाना बड़ा कठिन काम था और बरसात के मौसम में तो बहुत ही कठिनाई थी।
अब प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से लगभग सभी गांवों में आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। वो एक गांव से दूसरे गांव और फिर उस दूसरे गांव की सड़क के माध्यम से तीसरे गांव, और इस तरह वो आसानी से शहर तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा कार्य हुआ है। ग्रामीण अंचल में एक काम और हुआ है कि सरकार ने लोगों को उनकी उपज के भंडारण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु भंडार गृह भी खोले हैं, ताकि गरीब किसान अपनी फसल को अगर चाहे ना बेचना तो वो वहां रख के उसको, जब उसका मूल्य उसको अच्छा मिले तब वो उनको बेच सकता है। उपाय हुए हैं और भी लगातार किए जा रहे हैं, पर ग्रामीण अंचल में उनकी गरीबी को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो होना चाहिए वो है उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता में वो सड़क ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वो आसानी से शहर आ सकते हैं। उसका परिणाम हो रहा है कि ग्रामीण अंचल में बहुत सारे किसान फूलों की खेती करने लगे हैं, सब्जियों की खेती करने लगे हैं, ताकि वो अपने द्वारा यहाँ अच्छी सब्जियां और फूलों को पैदा करें और वो शहरी क्षेत्र में लाकर उनको बेच दें। इस तरफ और ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण खेती के वैज्ञानिक ढंग से करने के लिए ग्रामीणों को और प्रेरित किया जाना चाहिए। खाद और बीज की जो उनको समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के उपाय होने चाहिए। और ग्रामीण अंचल में उद्योग धंधे स्थापित करने के, लघु उद्योग धंधे स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह हमारे देश के गांव रीढ़ है। वो जो प्लास्टिक की टोकरी आसानी से बाजार में मिल जाती है, सस्ती मिलती है हमें, और वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी कर देती है, सस्ती भी होती है, इसलिए हम उसको ले लेते हैं। और ग्रामीण अंचल में भी वही प्लास्टिक की टोकरी देखने में आती है। पर उस प्लास्टिक की टोकरी का दुष्परिणाम यह है कि गांव का वो मजदूर, जिसे बसोड़ जाति कहते थे, जो ये काम सामान्यतः पहले करा करती थी, वो जो टोकरी बांस से बनाता था, तो वह टोकरी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती थी। बसोड़ दूसरे चर्मकार से अपनी आवश्यकता की वस्तु ले लेता था, और गांव एक आत्मनिर्भर इकाई थी। अब वो प्लास्टिक की टोकरी का परिणाम यह हुआ कि गांव से रोजगार चला गया। ये एक बड़ा कारण है। इसलिए ग्रामीण अंचल में छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि ग्रामीण गरीबी को दूर करने में हमें सहायता मिल सके।